मेरे आपसे दो क्वेश्चन है। अनूठी पहल जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी का एक विजन है कि हर उस बच्चे को मौका दिया जाएगा जो जिंदगी में अच्छा करे, ताकि वो बच्चा एक प्रेरणा स्रोत बने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और कुछ अलग, कुछ नया हम और आप मिलकर कर पाए। और ये एक प्रेरणा स्रोत भी होता है और साथ में एक मार्गदर्शन का तरीका भी है कि कैसे बाकी बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रोग्राम, इस अनूठी पहल जिसका नाम है एक मुलाकात टॉपर्स के साथ, इसमें आज हमारे बीच रहेगी मिस काजल एक विशेष मेहमान के रूप में, और आप बच्चों की जो क्वेरीज होंगी रिलेटेड टू योर स्टडीज, टाइम टेबल, कैसे अच्छे से स्कोर करना है, उसके रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, आप खुलकर अपने क्वेश्चन, जिन जिन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है वो बच्चे ये क्वेश्चन पूछेंगे और काजल उनका यहाँ पर जवाब देगी। तो विशेष मेहमान के रूप में काजल हमारे बीच यहाँ मौजूद रहेगी। मैं प्रधानाचार्य महोदय जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी विशेष मेहमान को पुष्पगुच्छ देकर यहाँ पर सम्मानित किया जाए। हम वेलकम करते हैं हमारी स्पेशल गेस्ट मिस काजल का और हमारे प्रधानाचार्य महोदय जो विशेष रूप से यहाँ पर इस सेशन में मौजूद हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाली श्री जगजीत आजाद जी, ऑल द टीचर्स, विशेष रूप से हमारे सीनियर लेक्चर श्री राठौर सर, और नॉन टीचिंग स्टाफ कोई है नहीं यहाँ पे अवेलेबल, एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2, आई वेलकम यू ऑल। नेक्स्ट, काजल फादर नेम श्री गालोराम जी, मदर नेम श्रीमती पुष्पा देवी। इनका जन्म यहाँ आस पास के ही एक इलाके गांव फाटी में 20 अप्रैल 2005 को हुआ। नेक्स्ट, प्राइमरी एजुकेशन काजल की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टप्पर से हुई है, एजुकेशन ब्लॉक बनीखेत, जिला चंबा। उसके बाद जो इसने अपनी मिडिल 8th जो पास की एलिमेंट्री एजुकेशन वो भी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टप्पर से, एजुकेशन ब्लॉक बनीखेत, डिस्ट्रिक्ट चंबा, और इसमें इसने जो मार्क्स ऑब्टेन किए 1386 आउट ऑफ 1600, 86%। मैट्रिकुलेशन इसने 2020 में गवर्नमेंट हाई स्कूल टप्पर से, और इसमें इसने जो मार्क्स अचीव किए 602 आउट ऑफ 700, फिर से 86%। एक बात मैं यहां देख रहा हूं कि इसके 86 है एलिमेंट्री में, 86 ही इसके मैट्रिकुलेशन में। नेक्स्ट, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इसने, बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारी कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाली से मार्च 2022 में, और इसमें इसके मार्क्स थे बच्ची के फिर से 86.8%, 434 आउट ऑफ 500। और इस अभी बच्ची ये BA सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर का इसका रिजल्ट आउट हो चुका है 2023 में। और सॉरी, मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाली का DAV कॉलेज बनीखेत से है, और 712 मार्क्स इसने आउट ऑफ 889%। और अभी इसका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं पहुंचा, इसलिए डिस्प्ले नहीं कर पाए इमेजेस। तो यही था हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, थैंक यू एवरीवन। अपना जो स्थान है वो ग्रहण करें सारे। और मैं सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, अगर मैं इसको शुरू कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिरोज कुमार रोज, टीचर, राइटर, स्पीकर एंड ट्रेनर, आप सभी का नगाली के इस प्रांगण में एक विशेष प्रोग्राम के तहत जिसका नाम है एक मुलाकात टॉपर्स के साथ, मैं अपनी ओर से, प्रधानाचार्य महोदय की ओर से, पूरे स्टाफ की ओर से हमारी विशेष मेहमान मिस काजल का इसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काजल, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आपने अभी हिमाचल यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, इससे पहले आपकी प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टप्पर से हुई, आपने अपनी 8th भी टप्पर से की, जैसे कि आपकी इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखा, और मैट्रिकुलेशन भी टप्पर से की, और इसके बाद 12th में आप इसी स्कूल के स्टूडेंट भी रहे हैं। और हमारी बड़ी गर्व की बात है कि एक विशेष मेहमान के रूप में हमारे बीच आज यहाँ पर आप उपस्थित हैं। और जो विद्यार्थी हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं हमारी ऑडियंस में,
उनके अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे स्टडी से रिलेटेड, कि किस तरह से आपने ये जो पढ़ाई है वो इसको सफर को आगे जारी रखा। तो इसके लिए मैं इस प्रोग्राम के तहत सबसे पहले हमारी +2 कक्षा की छात्रा मीनाक्षी से क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि वो अपना क्वेश्चन पूछे और काजल उसका उत्तर देने के लिए यहां पर तैयार है। मीनाक्षी जी जी बिल्कुल, जोर से बोलिए। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि पेपर को पूरा कैसे किया जा सकता है? कई बच्चे पेपर को पूरा नहीं कर पाते समय की वजह से, तो पेपर को पूरा कैसे किया जा सकता है? जी काजल। पेपर को पहले तो आपने टाइम देखना, आपके पास टाइम कितना है। जैसे हमारे पास 3 घंटे होते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, तो हमने पहले क्वेश्चन देखने हैं कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम देना है। जैसे हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपने देखने कि उसके लिए हम 2 या 3 मिनट से ज्यादा ना दें। और जैसे हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसको देखना है कि हमने 10 या 12 मिनट से ज्यादा उसके लिए नहीं होने चाहिए। और जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए हमने 20 मिनट रखने हैं। पूरी उसी हिसाब से एक घंटे में हमने 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और जो 2 घंटे बाकी के बचेंगे उसमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। इस हिसाब से हम जो अपने टाइम के हिसाब से पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। तो काजल, जैसे आपने कहा कि हमने 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके लिए अलग से टाइम पहले से सेट रखना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाता है तो उसको वहां ये चीजें पता नहीं चलती। तो ड्यूरिंग उसकी जो स्टडी है पूरा साल, उस टाइम उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? उस टाइम भी आप कुछ अलग करते थे? उस वक्त प्रैक्टिस करते थे आप, क्या मतलब स्पीड आप बना के रखते थे पहले से ही? तो ये एक बच्चों के लिए बड़ी विशेष बात है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, केवल उसी वक्त ये चीजें संभव नहीं हो पाएंगी। तो आप पूरा साल इसकी प्रैक्टिस भी रखें कि अगर आपको क्लास टेस्ट भी हो रहा है, जो काजल कहना चाह रही है कि अगर क्लास टेस्ट भी हो रहा है तो क्लास टेस्ट में भी एक प्रॉपर स्पीड बना के रखें कि 5 मार्क्स में कितने अंतर के अंदर हमने वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जो हमारे बीच में अध्यापक बंधु हमारे यहाँ पे पहुंचे हैं, आप भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं काजल से, ताकि हमारे ये बच्चे और बढ़िया कर सके और हम ये जान पाए कि काजल ने ये कैसे अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा नंदनी। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपने एग्जाम के टाइम कितने घंटे पढ़ाई की थी और आपको कौन से एग्जाम में सबसे ज्यादा डर लगा था और आपके पेपर को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका था? मैंने तो कम से कम 12 घंटे तो की होनी है पेपर के लिए पढ़ाई। जैसे दिन में 5-6 घंटे दिन में रख लो, फिर रात से 12 बजे तक रात को, और सुबह जैसे 5 या 4 या 5 बजे उठकर 7 बजे तक पढ़े। उसके बाद रेडी होकर स्कूल में कॉलेज में गए, वहां पर पेपर दिया। पेपर क्वेश्चन और क्या था? और आपको कौन से एग्जाम में सबसे ज्यादा डर लगा था? इकोनॉमिक्स के एग्जाम में लगा था। वैसे आज तो सर ने पढ़ाया तो अच्छे से था, पर फिर भी डर तो था कि पता नहीं क्या आ जाएगा क्या नहीं आएगा। तो उसके एग्जाम में मुझे सबसे ज्यादा डर लगा था। आपके पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या था? एक तो जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको जो है पॉइंट वाइज बना के लिखना, और जैसे क्वेश्चन को पहले लिखने के लिए उस पॉइंटों को पहले अच्छे से डेकोरेट करके लिख लेना, फिर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना, फिर ब्लैक पेन से जो है जैसे हाईलाइट करना क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन आंसर को जो है जिसमें इम्पोर्टेंट जो बातें उनको जो है पेन से हाईलाइट कर देना। थैंक यू। तो काजल, आपने कहा कि आप सुबह जल्दी उठ जाते थे, रात को लेट सोते थे। इस दौरान आप अपनी नींद कैसे पूरी करते थे? पेपर के टाइम नींद नहीं आती। तो बहुत सारे बच्चे जिनको ये लगता है, जैसे मेरे पास आते हैं कि सर नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में तो आपको उस चीज की फिक्र होनी चाहिए, वो चिंता आपके अंदर होनी चाहिए। वो चिंता होगी तो नींद नहीं आएगी। इसी कड़ी को, जिसमें आज हमारे बीच में विशेष रूप से मौजूद है मिस काजल, एक मुलाकात टॉपर्स के साथ प्रोग्राम में, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहूंगा हमारे +2 के छात्र अरुण शर्मा। अगर पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए, और आप पढ़ाई के लिए फोन का यूज करते थे?
हाँ जी। जैसे जो चीज समझ नहीं आती थी तो उसके लिए यूट्यूब से जैसे समझ लेना। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो उसको मतलब उसको जैसे एग्जाम्पल के साथ समझो, उससे ज्यादा समझ आता है और उसमें इंटरेस्ट भी आता है। जैसे आप एग्जाम्पल लेकर समझोगे तो उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, हमें वो चीज आसानी से समझ आ जाएगी। तो अरुण ने कहा कि आप फोन का इस्तेमाल करते, तो आपने कहा यस आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते थे। और तो क्या ये जो सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता? सर थोड़ा बहुत करता है। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करता था, तो कैसे मैनेज करते थे? सर जैसे नोटिफिकेशन वगैरह बंद करके, जैसे पहले जिसको पढ़ना है वही पढ़ने, फिर उसके बाद जो होता था वो देख लेते थे। मतलब आपको पेशेंस, यू नीड पेशेंस व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया, काजल का कहने का ये मतलब है। और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अपने उनकी क्वेरीज हैं, तो आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुस्कान से अपना क्वेश्चन पूछे। मुस्कान, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप सेल्फ स्टडी करते थे या फिर जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता था वही पढ़ते थे? जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसको भी पढ़ते थे, साथ साथ में जो समझाते थे उसके नोट्स बनाने, प्रॉपर्ली नोट्स बनाने, उनको पढ़ना और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी कर लेते थे, पढ़ लेते जब टाइम मिलता था। काजल आपने कहा कि मैं नोट्स भी बनाती थी, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो क्या आप टीचर की उन विशेष बातों को जो बता रहे हैं साथ साथ में उसको नोट करते थे? तो आप उसमें क्या चीज ध्यान रखते थे वो नोट करने में कि भाई वो कहाँ काम आ सकती है आपके लिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बच्चे क्लास में बैठे हैं, जब तक उनको बोला ना जाए वो नोट नहीं करते। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई कि वो नोट करना पड़ा? सर क्योंकि आगे वो काम आएगा, जब हम उसको नोट करेंगे तो हमें आगे भविष्य में भी काम आएगा, क्योंकि वो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं सर क्वेश्चन, तो इसलिए उनको हम नोट। तो ये बहुत 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 अच्छी बात काजल यहाँ कह रही है कि आप सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने मन में ये ध्यान रखें कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो टीचर्स की जो बातें हैं, जो लेक्चर है, वो नोट जरूर करें। आगे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अब +2 की छात्रा निशा से। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो आपको होमवर्क मिलता था आप वही करते हैं जिससे एक्स्ट्रा भी करते थे? जो होमवर्क मिलता था उसको तो हम करते थे, साथ में जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो हम जो है जीके वगैरह जैसे करंट अफेयर वो भी पढ़ लेते थे, पढ़ लेते थे। क्योंकि काजल ने पहले कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान रखना, तो जीके भी हमें साथ साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई ना करें, लॉन्ग टर्म एक विजन रखें, तभी तो काजल ने टॉप किया है। और आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है एक मुलाकात टॉपर्स के साथ, इसमें एक विशेष मेहमान के रूप में हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा तमन्ना, +2 साइंस। तमन्ना, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, तो अपने आप को अपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रखा और कितना टाइम पढ़ाई में कैसे लगाया? जैसे 12 से 13 बजे आपने बोला कि मैं पढ़ाई करती हूँ, इतना टाइम कैसे मैनेज किया? जैसे टेंशन होता हो तो फिर मैनेज करने पड़ता है, और डिस्ट्रैक्शन तो बहुत कम होती है। अगर हो भी जाए तो फिर अपने एम को लेके चलना है कि हमने जीवन में ये करना है, तो फिर उससे वो सारी डिस्ट्रैक्शन जो दूर हो जाती है। काजल ने बड़ी सही बात की कि अगर हमारे ध्यान में हमारी डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल, हमारी एम हो, तो हमें रास्ते में छोटे छोटे जो स्टेशन हैं वो दिखते ही नहीं। अक्सर होता ये है कि जो छोटे छोटे स्टेशन है हमारी रास्ते में, जो छोटे छोटे स्टेशन मतलब जो डिस्ट्रैक्शन हैं, अगर हमने यहाँ से शिमला जाना है और हम कांगड़ा में उतर जाए किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, क्या हम शिमला पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो काजल अपने मेन एम, अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल को ध्यान में रखती है, इसलिए ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा सिमरन। मेरा आपसे दो प्रश्न है। आप अपना आइडल किसे मानते हैं, और आप जब आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट किया, और जब आप डीमोटिवेट होते हैं फिर से मोटिवेट होने के लिए क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन है कि आइडल किसे मानता है? मेरे लिए मेरे आइडल मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक जो मुझे पढ़ा रहे हैं वही मेरे लिए आइडल है, क्योंकि वही हमें जो है जीवन में अच्छा करने के लिए जो है प्रेरित करते हैं, इसलिए मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ। और मोटिवेशन तो मुझे जैसे इंसिडेंट क्या हुआ ऐसा कि आप मोटिवेट हुए? ऐसी तो घटना मेरे साथ कोई नहीं घटी कि जिससे मैं मोटिवेट हूँ। मुझे बचपन से जैसे पढ़ाई में लगाव है, तो इसलिए मैं बचपन से ही जो है पढ़ाई में अधिक जोर दे रही हूँ। और
यदि डिमोटिवेट में कभी हो भी जाते हो तो वही एम को लेकर चलो तो फिर वो सारी खत्म हो जाती है हमारी जो भी डिमोटिवेशन होती है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में काजल के यहाँ से उत्तर आ रहे हैं और आई होप कि आप बच्चों की जो क्वेरीज है वो क्लियर हो रही होंगी और कोई भी बच्चा डाउट के साथ ना रह जाए, अपने क्वेश्चन जरूर रेडी रखें और जो काजल बता रही है जरूर नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा कृतिका से। क्या आपने मतलब अपनी लाइफ में कभी सोचा था कि आप हिमाचल प्रदेश में टॉप करोगी और आपको मतलब हिमाचल प्रदेश में टॉप करके कैसे फील हो रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में थी मैं हिमाचल प्रदेश में टॉप हूँ। जैसे मुझे सर ने फोन किया कि तूने हिमाचल प्रदेश में टॉप किया तो मुझे यकीन नहीं। मैंने उनको 3-4 बार पूछा सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकते, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि पास जैसे हो जाऊँ वही बड़ा है मेरे लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जैसे पहले हम BSc का रिजल्ट निकला उसमें बड़े सारे बच्चे फेल हुए, फिर BCom का निकला उसमें भी बड़े सारे, तो हमने सब ने यही सोचा था कि बस हम पास जैसे हो जाएं, ये उम्मीदें लगाई हुई थी। पर जब पता चला तो बड़ी खुशी हुई। काजल आपने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं टॉप करूंगी, तो कई बार क्या होता है जब हम मेहनत करते हैं तो एक एम होता है हमारा हर क्लास को लेके कि मैंने इस क्लास में इतना मैंने अचीव करना है। तो क्या कोई विशेष एम आपका BA फर्स्ट ईयर के लिए था कि मुझे इतने मार्क्स लेने? सर ये तो था कि 85 से ऊपर ही लेने हैं मार्क्स, मतलब 85% से ऊपर ही लेने हैं, पर इतना नहीं था कि टॉप करने हिमाचल में। तो आपकी क्लास में BA फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं अभी टोटल? सर 158 और वो अलग अलग स्कूल से आए होंगे, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी है वहाँ पे या गवर्नमेंट स्कूल से ही? सर प्राइवेट के भी बड़े हैं, गवर्नमेंट के भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस इलाके में प्राइवेट स्कूल भी बहुत है और उन प्राइवेट स्कूल उन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ compete करना और ना केवल उन बच्चों के साथ ही compete करना बल्कि पूरे हिमाचल के बच्चों के साथ compete करना और यूनिवर्सिटी में अपना नाम बनाना। सर मैक्सिमम सभी ने जो है 80% से ऊपर परसेंटेज लिए, क्योंकि सभी मैक्सिमम पढ़ने में बड़े अच्छे हमारी क्लास है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि काजल को जो कंपटीशन है वो सिर्फ बाहर से नहीं अपनी क्लास से भी मिलता है। तो ये चीज भी कई बार हमें मोटिवेट करती है, इसलिए हमारा क्लास के अंदर भी एक कंपटीशन की फीलिंग्स होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ कम्पीट करना बहुत जरूरी है। तो काजल अगला क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही है हमारी क्लास की बच्ची तमन्ना। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका क्या मोटिव रहा था पढ़ाई को लेकर, और मेरा सेकंड क्वेश्चन है आप घर के काम के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे? मोटिव तो मेरा ये था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, उसके लिए जो है लगातार पढ़ाई करनी है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और घर के काम के साथ जैसे कॉलेज से घर पहुंच गए तो पहले घर के काम कर लिए, उसके बाद जब 9 बजे के बाद का टाइम होता है उसके बाद पढ़ाई कर ली, 10 से कम 11 बजे तक तो करनी चाहिए, फिर सुबह उठ के 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई कर ली। तो काजल आप जैसे अपनी जो डे प्लानिंग बता रहे हैं इसमें बहुत बड़ा रोल एक हमारी हेल्थ का भी रहता है। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हम अच्छी तरह से वो रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखते, कैसे मेंटेन करते? सर बाहर बहुत थोड़ा कम खाना, मतलब तली वगैरह चीजें बाहर खाना नहीं आप लेते हैं? सर कैसे आप कम लेते हैं आप? और जब आप यहाँ घर से कॉलेज आते हैं तो क्या आप अपना लंच बॉक्स साथ में ले जाते हैं? लंच एक अच्छा लंच कितना महत्वपूर्ण रहता है अगर हमारी एनर्जी लेवल की बात करें, क्योंकि बच्चे आजकल बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं। सर हम तो लंच लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे सभी फ्रेंड्स से वो लंच लेके आते हैं, फिर अलग अलग टाइप की सब्जी खाने को मिलती है उनके साथ। मिल बांट के खाना बहुत जरूरी है। और जब आप स्कूल में +2 क्लास में थे इसी स्कूल में तब भी आप लंच लेके आते थे? मैं सर शुरू से लंच लेके बाहर का खाना। तो आप बच्चों के लिए एक सीख है कि बाहर का खाना ना खाएं, अपनी हेल्थ ठीक रखें, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा +2 का छात्र है पंकज कुमार। पंकज, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने कभी सोचा था कि आप हिमाचल में टॉप करोगे और आपने कैसे पढ़ाई में मन लगाया और कितने घंटे पढ़ाई? मैं तो ये सच बोला है कि भाई मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं हिमाचल में टॉप करूं, क्योंकि मेरा ये था कि बस पास जैसे हो जाऊं वही बड़ा है, क्योंकि हमारी क्लास में इतना कंपटीशन है कि जैसे पता नहीं तो कौन क्या कर जाए, तो फिर वही था। और पढ़ाई कम से कम 4-5 घंटे तो करनी चाहिए। काजल मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन चाहता हूँ कि आप यही इसी टेबल पर यहाँ बैठते थे, मुझे याद है यही बैठते थे आप?
इस क्लास में, और आज आप यहाँ एज गेस्ट बैठे हैं, कैसी फीलिंग आपको आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्या- क्योंकि ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा मेरे साथ, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर। देखिए, ये चीजें कादर इसलिए कर रही है, ये इसकी मेहनत का नतीजा है। अगर जिंदगी में हम मेहनत करते हैं तो जरूर कई बार हमने जो सोचा नहीं होता वो भी हम करके दिखा देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता वो कब पॉसिबल हो गया। इसलिए हमारी लाइफ की जो एक्टिविटीज है उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और कुछ ही बच्चे बचे हैं, उसके बाद आपको इस प्रोग्राम से फ्री करेंगे। हमारे बीच अगला क्वेश्चन लेके आ रही +2 की छात्रा अवंतिका। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कैसे करते हो, और आप जब किसी फंक्शन में जाते हो तो आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हो? उसके लिए अलग समय, जैसे फंक्शन में जाना उसके लिए अलग समय होता है, क्योंकि जिंदगी में मौज मस्ती भी जरूरी है। और अगर हम कभी ना जा पाए तो कैसे आपका ध्यान पढ़ाई में कैसे रहता है? वहां कोई और चला गया, मैं नहीं जा पाई, जैसे आज सर ने कहा कि आप मैरिज अटेंड करनी थी, आप आज वहां नहीं जा पाए, आपके फैमिली मेंबर गए होंगे, तो आप कैसे मैनेज कर पाते हो कि मैं यहीं पे ठीक हूँ, मुझे यही काम करना है? सब पढ़ाई के बारे में सोचना कि पढ़ना तो है ही, तो फिर इसके साथ ही चलते हैं। शादियों में बाद में भी जैसे हम जीवन में सफल हो जाएंगे तो उसके बाद भी बड़ा कुछ करने को मिलेगा, तो तब कर लेंगे हम। जी, मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहूंगा। हमारे बीच में लेक्चर पोल साइंस है शिव सर। सर, आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी जो आप काजल से पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो काजल को बहुत शुभकामनाएं कि आपने हिमाचल में टॉप किया, आपने इतनी मेहनत की। और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, और एक मैं चाहता हूँ कि बच्चों को हमारे जो +2 बच्चों में पढ़ते हैं, इनको भी एक सुझाव दें, ताकि ये बच्चे भी जो है एक अपने आप को बेस्ट साबित करें, चाहे वो एजुकेशन लाइन में हो या अपने बोर्ड की परीक्षा में। तो ये किस तरीके से अपने टाइम को जो है मैनेजमेंट करें, कैसे टाइम को ये मैनेज करें ताकि ये बच्चे भी अच्छे मार्क्स ले सकें? जैसे आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं, पहले तो आप उसको समझो अच्छे से, फिर उसके नोट्स बनाओ, फिर उन नोट्स को पढ़ो, फिर जो आपको लगता है कि ये समझ नहीं आ रहा है उसको सर से पूछ लो दोबारा से। फिर आप YouTube की हेल्प लेके भी, जैसे 3-4 जैसे आपने गाइड की हेल्प ले ली, YouTube की हेल्प ले ली, सर की हेल्प ले ली, वैसे करके आपने एक नोट्स तैयार करने हैं। फिर उस हिसाब से जो उसमें अच्छे मार्क्स भी आएंगे आपको, और आपको हेल्प भी मिलेगी जीवन में कुछ आगे करने की। काजल का कहने का यहाँ मतलब है कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, उससे हमारा टाइम बचता है। सर ने कहा कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं, नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन के वक्त क्या नोट्स हेल्प करते हैं, हमारे टाइम बचाते हैं हमारा। हाँ जी सर, फिर वही पढ़ने सर नोट्स को, फिर हमें बाकी कुछ लिखने का, जैसे हम बाकी कुछ लिखे बिना ना गाइड का पढ़े, जो हमने नोट्स बनाए बस जैसे हमने उनको पहले से इतना टाइम देके बनाया, तो हम बाकी और चीजों पर ध्यान क्योंकि जो नोट्स बनाए हैं उन पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम इनको पढ़े और इनमें हम सफल हो जाएंगे इनको पढ़ के। जी, हमारे बीच काजल के भाई भी मौजूद है, राहुल जी। राहुल जी, काजल शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी, शुरू से पढ़ती थी, और घर से इसको कितनी सपोर्ट रहती है पढ़ाई करने की? सभी बोलते हैं इसको पढ़ते रहे, काम ये ज्यादा करती नहीं, करते थोड़ा थोड़ा करती है, मना करती है मैंने पढ़ नहीं है। ओके, मना कर देती करते हैं। तो काजल, आपको क्या लगता है कि घर की जो सपोर्ट है, पेरेंट्स से जो सपोर्ट है, वो कितनी मायने रखती, कितनी इंपॉर्टेंट है? वो तो लगातार वही करते हैं कि पढ़ ले जीवन में कुछ बड़ा बन जाएगी तो तेरे लिए अच्छा होगा। जी, तो ये घर की सपोर्ट भी बहुत मैटर करती है अगर हमें जीवन में कुछ अच्छा आगे करना है। तो हमारे बीच लेक्चर इन हिस्ट्री संजीव सर मौजूद हैं। सर, आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन काजल से? राइटिंग स्किल के ऊपर आपने कैसे काम किया, और जो इन्वायरमेंट का, क्लास का, घर का जो इन्वायरमेंट होता है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो उससे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उससे कैसे आपने जो इम्प्रूव किया अपने आप? सर, कभी कभी तो प्रॉब्लम घर में आ जाती है, फिर वो प्रॉब्लम जैसे खत्म हो जाती है तो हम अपने जैसे लक्ष्य की ओर जो है बढ़ जाते हैं। और सर, राइटिंग की पहले से प्रैक्टिस की है कि अच्छी रहे। अगर राइटिंग साफ सुथरी होगी तभी जो है एग्जामिनर को उसको पढ़ने में जो आसानी होगी, नहीं तो सर ऐसे तो फिर उसमें मार्क्स भी कटते हैं, और राइटिंग अच्छी ना हो तो फिर सर
इसमें एग्जामिनर पर बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है कि बच्चे की राइटिंग ही नहीं अच्छी, तो इसलिए पेपर कैसे किया? तो राइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, अच्छा क्वेश्चन हमारे संजीव सर ने यहाँ पुट अप किया। इसके बाद हमारे बीच हमारे सीनियर असिस्टेंट श्री पूरन ठाकुर जी मौजूद हैं। सर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? मेरे क्वेश्चन को इनको बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर। हमारे बीच अभी पहुंचे हमारे संजय सर, आपका कोई क्वेश्चन सर काजल से, पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड? सवाल तो नहीं है, मैं भी जस्ट अभी पहुंचा हूँ, लेकिन काजल का स्कूल में आना ये हमारे लिए, अध्यापकों के लिए और मेरे बच्चे जो बैठे हैं इनके लिए एक मतलब बोर्डर मूवमेंट। तो काजल के मुख से जो भी शब्द आएंगे वो इनके भले के लिए, क्योंकि इसके भाई बहन है छोटे, तो शी विल डू द बेस्ट फॉर। थैंक यू सर। और मैं आपको बता दूं सर, ये जो सोच है वो हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी की है। इनका ये विजन है कि हर बच्चा जो कुछ लाइफ में करे उसको मौका मिलना चाहिए, और सिर्फ इस काजल हमारी जो बच्ची यहाँ इस स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है एक मुलाकात टॉपर्स के साथ, इसमें ये बच्ची यहाँ पहुंची है, तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी के विजन को मैं सैल्यूट करता हूं सर, कि ये जो बच्ची है जो अपना कीमती समय हमें दे रही है, ये कीमती समय वहां जो बच्चे बैठे हैं उनके यूज के लिए ये समय लिया गया है। तो इसका जो पूर्ण आप भरपूर इसका आप उपयोग करें, और अभी जो क्वेरीज आपकी है किसी बच्चे की वो जरूर पूछे। अगला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच +2 की छात्रा रिया से। थैंक यू सर। सो मेरा आपसे 2 क्वेश्चन है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कैसे करें, और एग्जाम करते समय अगर कोई हमारे से मिस्टेक हो जाती है तो उसको एग्जामिनर की नजरों से कैसे छिपाएं? एग्जाम को सबसे अच्छे से अटेम्प्ट करने पहले तो हमारी जो है राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझकर जो क्वेश्चन हमें आ रहा है पहले आप उनको अच्छे से कर लीजिए, पर सीक्वेंस में करनी चाहिए हमको क्वेश्चन, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में ज्यादा परेशानी ना हो। अगर उनको परेशानी होगी तो थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे, फिर काम भी मार्क्स भी काट सकते हो। तो ऐसे तो उसमें क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में करना क्वेश्चन को, जो नहीं आ रहा है उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो, और जो आ रहा है पहले उनको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में कर लो। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, और क्वेश्चंस के आंसर को हम जल्दी से याद कैसे कर सकते हैं? लिख के जो है क्वेश्चन का आंसर जो है हमें जल्दी याद हो जाता है, और पढ़ाई करने का सबसे अच्छा टाइम सुबह और शाम का मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। और इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहूंगा। हमारे बीच सीनियर लेक्चर श्री संगीत राठौर सर हैं, और राठौर सर की स्टूडेंट भी रही है। सर आपका कोई क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो काजल को, उसके परिवार को बहुत बहुत, और इस इलाका को, नगाली ये सुरम्य छोटी सी घाटी, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक। इस घाटी की बेटी ने एक बहुत बड़े मुकाम को अचीव किया है। ये वाला मुकाम जो बड़े नामी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बनीखेत कोई जो काजल का कंपटीशन था हिमाचल के बहुत अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ था, जैसे धर्मशाला कॉलेज, हमीरपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, शिमला के 2 बड़े नामी कॉलेज। और इस बेटी को बहुत बहुत मुबारक। काजल जो हमारा +1 +2 का हमारा जो 2 साल का टेन्योर या टाइम पीरियड था, उसमें से लगभग हमारा 1.5 साल जो था वो कोविड में चला गया था। तो हमारी जो एक टीचर और स्टूडेंट की जो लाइव इंटरेक्शन थी, हमने उस चीज को बहुत मिस किया। इन केस आफ्टर द कोविड पीरियड हम अगस्त मंथ में हम मिले थे, क्लास की रूटीन हमारी क्लास से स्टार्ट हुई, तो अगस्त से लेकर मार्च तक लगभग 6-7 महीने का जो हमारा इंटरेक्शन पीरियड था, उसमें मैंने एक सीखा कि काजल का जो एक व्यवहार था, सभी बच्चे ध्यान से सुने, शी हैज अडॉप्टेड टाइम सेविंग टेक्निक्स। और किसी भी लाइफ में किसी मंजिल को अचीव करने के लिए क्या होता है कि टाइम बचा के कहीं दूसरे का एक काम से टाइम बचा के दूसरे इंपॉर्टेंट चीज को देना। तो काजल से ये चीज मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर सीखी कि काजल के लिए कोई पीरियड का, या जैसे कि ये क्लास है, तो काजल ने एक इम्पोर्टेंस टू द असाइनमेंट, कि वो पीरियड बेस्ड काम नहीं था, उसका एक जो डे शेड्यूल था बहुत लाजवाब जिसको कहते हैं, और बड़ा एक्सेलेंस से भरा था। और मैं ये आप चाहूंगा काजल कि आप इन बच्चों को बताएं कि लाइफ में चाहे एक बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी हो, सक्सेस के लिए क्या होता है कि आपको कार्य, हमारे असाइनमेंट जो डेली असाइनमेंट हमारे सामने आते हैं, उसमें होते हैं जरूरी और गैर जरूरी।
इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने देखा कि आपने क्या किया कि जो नॉट इम्पोर्टेंट काम थे, चाहे स्कूल पे थे या आपके घर के थे, आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से मिटिगेट किया, उनको अवॉइड भी नहीं किया, उनको किया आपने लेटर स्टेज में उनको कवर किया। परंतु आपका जो मेन एनर्जी का और फोकस था आपका जो था किसी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड था, टारगेट ओरिएंटेड था। इन बच्चों को कम शब्दों में काट लिया। आप ये बताएं कि गैर जरूरी और जरूरी काम कैसे बांटे जाते हैं और किस तरह से उनके लिए टाइम दिया जाता है, और वो जो टाइम बचता है वो पढ़ाई के लिए किस तरह से देते हैं बच्चों को। जैसे कि सर ने पूछा कि गैर जरूरी और जरूरी काम को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो जैसे हम पढ़ाई के लिए जैसे हम 3 घंटे दे रहे हैं, घर के काम के लिए हम 2 घंटे दे रहे हैं, और ऐसे परिवार के लिए हम 1 घंटे दे रहे हैं, तो उसमें से आप जो है आधा घंटा जो है घर के काम के लिए दे दीजिए, और जो बाकी बचा उसके लिए आधा घंटा शेड्यूल आगे कर दो। जैसे आप 10 बजे तक पढ़ते हो तो 10:30 बजे तक पढ़ो, यही है जी। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कल आपका एग्जाम है और आज भी आपको इम्पोर्टेंट काम पड़ गया, तो आप ये काम भी आपको मैनेज कर रहे हैं और कल वाला एग्जाम भी बड़ा जरूरी है, तो आप यहाँ कैसे मैनेज करते दोनों? अच्छा, ऐसा नहीं हुआ आपके साथ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा हमारी +2 की छात्रा मोनिका से। वैसे तो मेरे जितने भी सवाल थे सभी ने पूछ लिए, पर एक सवाल जो है मेरा कंटिन्यूटी को लेकर। एक्चुअली अगर मैं अपना बताऊं ना तो 1-2 दिन में मोटिवेशन से भर गई, हाँ मुझे करना है। मैं सुबह 4 बजे उठती, रात को मैं 1 बजे सो रही हूँ, मैं मतलब कि 1:30 बजे सो रही हूँ, सुबह चाहे तो 3 बजे उठती बस। बट फिर 2-3 बार क्या होता है ना, एक डाउनफॉल सा आ जाता है उसमें कि हाँ आप आज 2-3 दिन आप 5 बजे उठ रहे हो, नेक्स्ट डे आप मूव कर रहे हो 6 बजे 6:30 बजे। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो आप इसको कैसे मैनेज करते हो? मैं इतना मोटिवेट करती हूँ ना अपने आप को, फिर भी एक प्रॉब्लम जो हो गई है कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। रात को मैं अच्छा कर सकती हूँ पर मैं सुबह नहीं उठ पाती। तो आप कंटिन्यूटी को कैसे मेंटेन करते हो? क्योंकि मुझसे मेंटेन एक्चुअली मुझे डिफिकल्टीज आ रही है इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने कैसे मैनेज किया इसको? इसका मेन क्वेश्चन काजल यही है, रूटीन कैसे एस्टेब्लिश करते हो, रूटीन को कंटिन्यू कैसे करते हो? अगर आपसे सुबह नहीं पढ़ा जाए तो आप रात को देर तक पढ़ लीजिए, फिर सुबह जो है जैसे आपसे जो है सुबह नहीं उठा जा रहा है तो आप रात को देर तक पढ़ लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मोटिवेशन लेवल की बात हो रही है कि मोटिवेशन जो थी वो 2-3 दिन तक रहती है, वो टूट जाती है, उसके बाद ब्रेक डाउन आ जाता है उसमें। तो हमें अपना एक मतलब लॉन्गर पीरियड में किस तरह से हम अपने आप को मोटिवेशन में रखें। हाँ, आपने जीवन में जो अपने लक्ष्य निर्धारित किया उसको लेकर चलिए तो मोटिवेशन खुद ही अपने अंदर आ जाती है। काजल का शुरू से ही एक बार एक रह रहा है कि ये अपने डेस्टिनेशन को लेके बहुत क्लियर है कि मुझे ये करना है और मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और करना है तो करना है। मोनिका आप प्लीज बैठिए। इसके बाद और अंतिम क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा हमारी +2 की छात्रा रितिका से। किया और एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया एग्जाम के टाइम, जैसे आपका कल किसी का एग्जाम है तो आपने उस एग्जाम के लिए कितना टाइम दिया? क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के टाइम में, उनको डर सा लगने लगता है। तो मेरा बस ये थी कि आपने उस सिलेबस को डिवाइड कैसे किया और उसकी रिवीजन आपने किस टाइप से की? जो नोट्स बने थे मैंने वही पढ़े थे, और जैसे कम से कम 8 या 10 घंटे जो है हर पेपर के लिए जो टाइम तो दिया ही दिया है। 8 से 10 घंटे एक पेपर के लिए, तो जैसे कल एग्जाम है तो आज आप 8 से 10 घंटे पढ़ोगे। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आती है, वो पढ़ नहीं पाते थे, तो आप कैसे कर लेते? 8 से 10 घंटे बहुत होते हैं सर। वो पेपर की टेंशन होती है तो उसमें पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये होता है कि बाकी बच्चे आगे चले जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, तो उसके साथ उनसे हम वो लेते हैं उद्देश्य, उनसे हम मोटिवेट होते हैं कि ये हमसे आगे जा रहे हैं तो हमें भी इनसे जो है सीखना है कुछ और, इनसे आगे हमें भी जाना है। तो इसी के साथ चलकर जो है हम मोटिवेट होते हैं, और 8 से 10 घंटे तो फिर हम पढ़ना ही पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात काजल ने यहाँ कही कि अगर कंपटीशन की भावना हम नहीं रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन हमारा किन बच्चों के साथ है, वो तो स्टेट लेवल की बात तो हम बच्चों को नहीं जानते,
लेकिन जो क्लासरूम की अगर बात करें तो हमें पता होता है कि मेरा कंपटीशन किस बच्चे के साथ है। अकॉर्डिंगली हम अपनी प्लानिंग करें और उसमें मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी, मैनेज भी करना पड़ेगा टाइम। तो बहुत अच्छे जो सवाल है वो यहाँ से पूछे गए और बेहतरीन तरीके से काजल ने उनका जवाब देने की यहाँ पे कोशिश की है। और एक अनूठी पहल जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाली से इसकी शुरुआत हुई है, एक मुलाकात टॉपर्स के साथ। इसमें विशेष मेहमान के रूप में हमारे बीच काजल मौजूद है। मैं कोई विशेष क्वेश्चन जो हमारे प्रधानाचार्य मोदी जी से भी लेना चाहूंगा कि सर आप जरूर पूछें इस बच्चों की क्या ये कैसे इसने जो पॉसिबल किया है। काजल, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो बच्चा +2 में होता है या फर्स्ट ईयर में, तो उसकी उम्र होती है 16, 17, 18 साल, ये एज रहती है। तो वो जो उम्र है उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं। तो आपको क्या लगता है कि भाई जो उस समय की जो समस्याएं हैं और उससे जब बच्चे का ध्यान भटकता है तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे जो +2 के बच्चे हैं ये इस एज में हैं कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकते हैं, तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? अब ये तो हर बच्चे के साथ होता है कि उसका इस उम्र में ध्यान बढ़ता है। तो हमें जो है, मैंने पहले से बोला कि अगर हमें अपने लक्ष्य के बारे में पता होगा, हमें अपने एम के बारे में पता होगा और हमें अपने माता पिता की उन उम्मीद जो हमारे माता पिता ने हमसे उम्मीद लगाई उनके बारे में हमें पता होगा, तभी जो हम उस डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर जो अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित हो जाएंगे। और एक और लास्ट क्वेश्चन, क्या अगर मान लेते हैं अगर किसी बच्चे को घर से सहयोग ना मिले माता पिता की तरफ से कि ठीक है आपको सिर्फ +2 करवानी है, उसके बाद आपको हमने नहीं पढ़ाना है, मान लो बच्चे को पता हो कि +2 के बाद मेरी पढ़ाई रुक जाएगी या मान लो माँ बाप उसको ज़्यादा काम बता रहे हैं घर में, उनके लिए पढ़ाई उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस स्थिति में अगर कोई हमारा बच्चा है हमारे स्कूल का, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे बहुत से हेल्प करने के लिए ऐसे बहुत से NGO वगैरह बने हुए हैं जिसकी आप पढ़ाई के लिए सहायता ले सकते हो। ऐसी बहुत सी स्कॉलरशिप्स मिलती है बच्चों को जिससे हमें पढ़ाई में मदद मिलती है। तो हम जो उन स्कॉलरशिप को प्राप्त करके जो है हम आगे, जैसे हमारे घर वाले अगर उनके पास कभी कभी आर्थिक तंगी भी होती है जिसके कारण वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो हम जो है किसी से आर्थिक सहायता जैसे स्कॉलरशिप की जैसे डिमांड कर सकते हैं सरकार से, तो उस हिसाब से हम जो आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और अनुशासन का कितना महत्व है एक छात्र जो जीवन है, एक स्टूडेंट की लाइफ में अनुशासन का कितना रोल रहता है? जिस व्यक्ति में अनुशासन होता है जीवन में पहले वही व्यक्ति सफल हो सकते हैं, क्योंकि बिना अनुशासन के व्यक्ति एक माने जाते हैं कि एक जानवर के समान ही होते हैं, क्योंकि उसमें अनुशासन नहीं होगा तो अपने देश के लिए उसके अंदर कुछ कर गुजरने की कोई इच्छा नहीं होगी। इसलिए व्यक्ति में अनुशासन का होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि व्यक्ति के लाइफ में खाना पीना इसका होना है। थैंक यू। तो बहुत बढ़िया से काजल ने जवाब दिया है कि अनुशासन का होना कितना जरूरी है और रिलेट किया है इस बच्ची ने कि खाना पीना जितना जरूरी है उतना ही अनुशासन जरूरी है। तो यहाँ से हमें एक सीख ये भी मिलती है कि कितनी बार हम जिंदगी में अनुशासन भंग कर देते हैं या अनुशासन में नहीं रह पाते हैं। अगर हम 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो तड़पेंगे, इसका मतलब अनुशासन, काजल ने कहा कि खाना और पीना उसके बराबर ही है। तो ये जो प्रोग्राम है एक मुलाकात टॉपर्स के साथ, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, वो हमारे बच्चों ने अपने क्वेश्चन जो है वो हमारे विशेष मेहमान काजल के साथ साझा किए। काजल ने बहुत बेहतरीन उसके आंसर दिए और बताया कि कैसे उसने जिंदगी में ये मुकाम हासिल किया है और कैसे आप लोग जो है वो चीज हासिल कर सकते हैं। काजल, कोई विशेष बात जो आप कहना चाहेंगी यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर हम सब के लिए, इन बच्चों के लिए? मैं सभी विद्यार्थियों, सभी अध्यापक, प्रिंसिपल सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस यहाँ पर आने का एक अवसर प्रदान किया। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान का पल है, क्योंकि जीवन में ये हम नहीं सोचते कि हम जीवन में ऐसा कुछ कर पाएंगे। अगर हम हमने कुछ ऐसा अचीव कर लिया तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि सभी लोग जो हैं हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमारे लिए अच्छा बोल रहे हैं। तो सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू काजल, आपने अपना जो कीमती समय हमारे बीच यहाँ आए, आप अपना कीमती समय निकाला और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इस तरह का मौका आप हमें फिर से देंगी और फिर से आगे जिंदगी में बहुत अच्छा आप करेंगे और फिर से हमें
आपको इसी तरह के इस किसी और प्रोग्राम में फिर से मिलने का मौका मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ इस विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है एक मुलाकात टॉपर्स के साथ, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन इसके बाद हम हमारे प्रधानाचार्य महोदय को सुनेंगे और इस फिलहाल ये जो व्यवस्था हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आपकी जो रूटीनल स्टडी वहां चल रही थी वो मिस हुई हुई, इसको कैसे मैनेज करेंगे? सर अपने फ्रेंड्स से पूछ लेंगे कि क्या पढ़ाया टीचर ने, फिर उनसे समझ लेंगे कि किस तरीके से पढ़ाया है। या अगर समझ नहीं आएगा तो दोबारा से टीचर के पास जाएंगे और समझ लेंगे। और जब मिलेगा इसको कैसे मैनेज करते, कैसे आप तक ये होमवर्क पहुंचता है, किससे बात करते हैं? फ्रेंड अपनी फ्रेंड से फोन पर। ये एक विशेष बात है, कई बच्चे जो एब्सेंट रहते हैं वो भी इस चीज को ध्यान रखें कि वो आपको रूटीन नहीं तोड़नी है। और एक और बात, एब्सेंटिज्म मतलब कम एब्सेंट रहना या स्कूल में हमने एब्सेंट नहीं करनी, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी कोई आपने अपनाई कि आप एब्सेंट ना रहे? सर ये प्रतिदिन स्कूल जाना, क्योंकि टीचर अच्छा बताते हैं तो मिस हो जाता है, उसी के लिए हम जाते हैं कि अगर टीचर ने कोई इम्पोर्टेंट बात बता दी और उस टाइम हम वहाँ नहीं अवेलेबल नहीं रहे, इसी के लिए हम प्रतिदिन जो कॉलेज जाते हैं। तो काजल का यही कहना है कि अगर हम एब्सेंट रहते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम मिस कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने जिंदगी में ध्यान में रखनी है। जिंदगी का एम क्या है, आप क्या बनना चाहती हैं, उसके लिए आप वर्तमान में क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी बनकर अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, किसी के सबके लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए। तो ये काजल देखिए एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है। हम सभी की दुआएं आपके साथ हैं, आप खूब मेहनत करें और बहुत ऊंचाइयां जिंदगी में हासिल करें। और आप यहाँ हमारे बीच पहुंचे। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है एक मुलाकात टॉपर्स के साथ, इस प्रोग्राम के आप पहले मेहमान हैं। ऐसे बहुत सारे मेहमान भविष्य में हमारे साथ जुड़ेंगे और हम यही इस सफर को जारी रखेंगे ताकि और टॉपर्स हमारे बीच आए और ये प्रोग्राम आगे बढ़े। आप सभी यहाँ इस प्रोग्राम में इसका हिस्सा बने। आप सभी ऑडियंस का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप में विशेष तौर पर हमारे बीच मौजूद रहे हमारे प्रधानाचार्य महोदय, और उनके ही ये प्रयास हैं कि ये प्रोग्राम यहाँ पर सफल हो पाया है। आप सभी अध्यापक साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और काजल आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ रिसीव ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक अनूठी पहल जिसकी शुरुआत हमारे स्कूल में आज हुई है, और इस अनूठी पहल की जो सोच है, इस सोच के जो बीज हैं वो हमारे प्रधानाचार्य महोदय के दिमाग से निकले हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं सर, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने हमें मौका दिया है काजल के साथ मिलने का। उसकी जो स्ट्रेटेजीज है वो सामने आई और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे अध्यापक साथियों को बहुत कुछ सीखने को मिला। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय सीमा में ही रहकर इस प्रोग्राम को हमने खत्म करना है। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा प्रधानाचार्य महोदय जी को कि वो आए सर और ये जरूर बताएं कि ये सोच किस तरह से ये सोच उपजी है और क्यों इस तरह के प्रोग्राम जरूरी रहते हैं जिंदगी में। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच सर मैं आपको मंच पर बुलाता हूं। एक मुलाकात टॉपर्स के साथ जिसकी आज पहली कड़ी यहाँ पर आप देखने को मिली, इसके संयोजक फिरोज जी और विशेष मेहमान हमारी बेटी काजल जो इस विद्यालय से +2 पास आउट हुई और इस साल BA फर्स्ट ईयर में आपने हिमाचल प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम का सिर्फ उद्देश्य यह है कि जिस कुर्सी पर बैठकर आज आपका साक्षात्कार हुआ, ये जो हमारी +2 क्लास है, अगले साल इसी क्लास में से कोई बच्चा बेटा या बेटी आकर बैठेंगे और उसका भी साक्षात्कार होगा। ये मेरा प्रयास है और ये हमारी टीम का प्रयास है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बेटियां जो बेटे बैठे हैं कहीं ना कहीं कल्पना कर रहे होंगे कि एक दिन मैं भी यहाँ पर बैठूंगी या बैठूंगा और फिरोज सर मेरा इंटरव्यू लेंगे। आज तक जब भी काजल विद्यालय में रही होगी तो हमेशा टीचर ने यही कहा होगा कि आपने ये करना है, वो करना है, आप ये कुर्सी उठाओ, ये टाट उठाओ, यहाँ पर ये काम करो, आपने आज ये अच्छा किया है, ये अच्छा नहीं किया, थोड़ी सी कई बार डांट भी पड़ी होगी।
लेकिन वो जो सारा जो डांट फटकार है, जो टोकना है, वो किस तरह से रहता है, जिस तरह से एक माली एक पौधे की काट छांट करता है। हर तीसरे साल दूसरे साल जो पौधा है उसकी काट छांट की जाती है। किस लिए? ताकि वो जो पौधा है वो किसी गलत आकार में ना बढ़ जाए। जिस पौधे की काट छांट नहीं की जाती उसकी कोई डाली लंबी हो जाएगी, कोई छोटी हो जाएगी, कोई उधर फैल जाएगी, कोई उधर फैल जाएगी, और देखने में वो अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, उसकी काट छांट किस लिए की जाती है कि उस पौधे पर जो फल लगते हैं, वो जो फल है उन फलों का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। आप देखना, जिस पौधे की काट छांट नहीं होती उसके जो टहनियां हैं बड़ी लंबी हो जाती है, उसके फलों का जो आकार है वो छोटा हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, और वो जो फल हैं वो बिल्कुल ऊपर जाके लगते हैं, जो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं आते, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब ओले पड़ते हैं, ओलावृष्टि होती है, तो उन फलों को बचाने वाला कोई नहीं होता है, वो पत्ते उन फलों को बचा नहीं पाते। आपने देखना, जिन पौधों की काट छांट नहीं होती उनके फल बिल्कुल टॉप पे लगे होते हैं, ओलावृष्टि या किसी बारिश तूफान में वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, वो पकते नहीं है, वो खाने लायक नहीं रहते। और जिस पौधे की काट छांट होती है उसके फल आकार में भी बड़े होते हैं, वो अच्छे समय पर पकते हैं, और जब ओलावृष्टि या बारिश तूफान होता है तो उनको बचाने के लिए साइड में पत्तों का एक झुंड होता है, वो फल दिखते नहीं है। ये शुरुआत उसी का एक हिस्सा है। आप बच्चों को हम उन पौधों की तरह काट छांट कर, भले ही आज आपको बुरा लगता हो कि हमने कहा कि आप मॉर्निंग असेंबली में ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप रिसेस में बाहर क्यों घूम रहे हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको आज बुरा लग सकता है, लेकिन हमारा काम है, क्योंकि हम माली हैं, हमने उसका पौधे की काट छांट करनी है, हमने आपको एक अच्छे पौधे का आकार देना है। और जब आप +2 पास आउट हो जाएंगे तो उसमें आपको कोई काट छांट की जरूरत नहीं, आपको हम एक मेहमान की तरह यहाँ पर बुलाएंगे। बस इस मौके को मैं देखना चाहता हूँ। आज की जो शुरुआत है +2 क्लास के प्यारे बच्चों, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है हमारे पास। अभी मार्च 2024 का समय है, बहुत अभी नजदीक भी नहीं है और बहुत दूर भी नहीं, समय है आपके पास कि आप प्रूव करें, आप दिखाएं कि अगर काजल HP यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकती है तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की +2 की परीक्षा में हम भी टॉप कर सकते हैं। बस यही है। बाकी इसके लिए हमारे पूरे जो टीचर्स हैं उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, सभी स्टाफ के सदस्यों को बधाई देता हूँ, और खासकर इस कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने साक्षात्कार लिया बड़े अच्छे तरीके से, फिरोज जी ने, उनको मैं बधाई देता हूँ। ये एक अविस्मरणीय पल है। काजल कह रही थी कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि भी इसका वीडियो ना बने। मुझे पता है, डर होता है, कैमरे का डर रहता है, कैमरे का डर रहता है। आज आपको डर लग रहा था, लेकिन मैं आपके आत्मविश्वास को नमन करता हूँ। कैसे प्रश्नों को उत्तर दे रही है बेटी, पता ही नहीं था कि हम टीचर्स ने पूछ क्या लेना है, और बहुत अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस बेटी की ये लगी, इसने ये कहा हर एक प्रश्न के उत्तर में कि अगर आपको अपना एम पता है, अगर आपको अपना लक्ष्य पता है, तो आपको कोई बाधा रोक नहीं सकती। जिसको अपने लक्ष्य का पता हो कि मैंने यहाँ पहुंचना है, अचीव करना है, उसको कोई भी उसके पद से हटा नहीं सकता। एक बहुत बड़ा संदेश काजल ने दिया है। और कल को जब अगर मान लेते हैं आप प्रशासनिक सेवा में आ जाते हैं, वक्त बहुत बलवान है। जब आपने एक छोटे से परिवार में, एक गरीब परिवार में जन्म लिया और उसके बाद पहली कक्षा पढ़ी, तो क्या सोचा था किसी ने एक फाटी गांव से एक छोटी सी बेटी हिमाचल प्रदेश में टॉप करेगी BA में? नहीं सोचा होता। ये +2 क्लास के बच्चे आप क्या कर जाएंगे, किस गरीब परिवार से, किस विपरीत परिस्थिति से बच्चा है, ये कोई मायने नहीं रखता है। किस बैकग्राउंड से आप हैं, इसको कोई मायने नहीं रहते। आप जब लक्ष्य अपना निर्धारित करते हैं और मेहनत करते हैं तो चमत्कार होते हैं। इसी को हम चमत्कार कहते हैं। लेकिन चमत्कार अचानक नहीं होते, चमत्कार के पीछे एक स्ट्रगल होता है, एक संघर्ष होता है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। कोई ये सोचे कि मेरे सोचने से ही मैं +2 में या BA में टॉप कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप लोग भी कुछ ऐसा करें, एक इतिहास बनकर रह जाए। 2023 का जो रिजल्ट इतिहास में लिखा जा चुका है, इतिहास बन चुका है। 2023
जब एचपी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बीए फर्स्ट ईयर का जो इतिहास में लिखा गया, वो नाम काजल का दर्ज हो चुका है, वो हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। मेरे साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा, समय थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। बीएस थापा जी हुए अर्जुन अवार्डी बकलो से, मेरा उनके साथ बड़ा उठना बैठना था, उनको अर्जुन अवार्ड मिला था। बहुत बड़ा अवार्ड होता है, अर्जुन अवार्ड छोटा अवार्ड नहीं होता। आप बच्चे सर्च करें उसको जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो वो कह रहे थे कि एक बार मैं दिल्ली जा रहा था ट्रेन में, उनका कोई प्रोग्राम था और साथ में बोला मेरे डिब्बे के साथ ही कुछ बच्चे थे, 5-6 बच्चे, उनका कोई इंटरव्यू था, वो तैयारी कर रहे थे। प्रश्न आया कि फलाने सन में अर्जुन अवार्ड बॉक्सिंग के लिए किसको मिला, वो नाम आया अर्जुन थापा। अर्जुन थापा जी बैठे हैं, उन बच्चों को नहीं पता कि अर्जुन थापा जी वहां बैठे हैं, पढ़ रहे थे। अच्छा, बॉक्सिंग के लिए इस साल का अर्जुन अवार्ड, हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए किसको मिला, बीएस थापा, बीएस थापा। तो बीएस थापा जी बोलते कि नोट करो, बच्चों के पास गया कि बेटा क्या पढ़ रहे हैं, अर्जुन अवार्ड बॉक्सिंग का किसको मिला? बोले जी हाँ कोई बीएस थापा है। तो बोले आपने उनको देखा? बोले नहीं। क्या आप मिलना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले मैं ही वो बीएस थापा। कैसे क्षण होंगे वो व्यक्ति के लिए। तो जो ये इतिहास बन चुका है, ये जीके का प्रश्न भी हो सकता है कि बीए फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट निकला 2023 का, तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? पहला स्थान सबसे आगे होता है, दूसरा तीसरा किसने प्राप्त किया किसी को पता है? भूल जाता है आदमी। इसलिए प्रथम स्थान के लिए ही कोशिश करनी है, लेकिन वो इतना आसानी से नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए आप मोटिवेट हो जाते हैं, मैंने देखा बच्चों को थोड़ी देर के लिए बड़ा जोश आ जाता है और 2-3 दिन के बाद जैसे मोनिका ने कहा फिर डिमोरलाइज हो जाता है। नहीं, अपने अंदर को जगाना, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ना कोई जगजीत आजाद, ना संदीप राठौर, ना फिरोज कुमार, ना शिव कुमार, ना संजीव कुमार, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आपको अपने अंदर से मोटिवेशन है, अंदर से। क्योंकि आपके टॉप करने से जगजीत आजाद को कुछ नहीं मिलेगा, नाम किसका लिखा जाएगा? आपका और आपके माता पिता। तो अगर अपने माता पिता को, अपने गांव को, अपने इस इलाके को कुछ देना चाहते हैं तो वो ऐसा कुछ करके दिखाएं जैसा काजल ने करके दिखाया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं, और जितने अध्यापक साथी स्टाफ के सदस्य यहाँ पर बैठे और प्लस 2 क्लास के बच्चे, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही खूबसूरत शब्द और एक ऐसी सोच कि बच्ची डीएवी कॉलेज बनीखेत से है, टॉप इसने डीएवी कॉलेज बनीखेत में किया है, और हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी की सोच को मैं नमन करता हूँ। इसको यहाँ पर इस विद्यालय में यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, और वो बेटी स्कूल का हिस्सा रही है, यहाँ भी इसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की है। और ये जो दूरगामी सोच है, यही दूरगामी परिणाम लाती है। और जब हम बड़ी मंजिल बनाते हैं और ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हमारे होते हैं, इन स्टेप्स में न केवल मेहनत बल्कि इस तरह के प्रेरणा स्रोत अगर हमारे बीच पहुंचे तो ये बच्चों के लिए एक बूस्टर की तरह काम करती है। हमारे बच्चों की एनर्जी भी बूस्ट होगी काजल आपके यहाँ पहुंचने से, और इनकी जो अपनी स्टडी स्ट्रेटजीज हैं वो भी चेंज होंगी। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इस तरह के प्रधानाचार्य महोदय मिले हैं, इस तरह का स्टाफ मिला है, और मैं ये भी मानता हूं कि हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। सर, आपकी लीडरशिप में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और ना केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ग्रो हैं। आप हमारे बीच यहाँ पहुंचे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। और हम चाहते हैं एक लंबा अरसा हम साथ में बिताएं, और लेकिन हम तो बिता लेंगे, लेकिन आप बच्चों के पास सिर्फ 4-5 महीने हैं। आप आगे लाइफ में ढूंढेंगे कि इस तरह के प्रधानाचार्य महोदय मिले, इस तरह के अध्यापक मिले। इसलिए इन क्षणों का, इन पलों का जितना हो सके उतना उपयोग करें। और जैसे कि राठौर साहब भी कह रहे थे, ये काजल बच्ची अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, जहां टीचर भी मिलते थे ये पहुंच जाती है।
तो ये सीख है, ये स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है कि आप बच्चों के लिए सीख है। तो आप बच्चे भी बड़े ध्यानपूर्वक से आपने सुना। काजल, आप विशेष रूप से हमारे विशेष मेहमान के तौर पर यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राहुल जी, आपका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ और विशेष धन्यवाद सर आपका करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि इस तरह का एक प्रोग्राम, एक मुलाकात टॉपर्स के साथ यहाँ ऑर्गेनाइज हो पाए और हमारे बच्चे सीख पाए और जिंदगी में आगे बढ़ पाए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये किताब जो मैं काजल को यहाँ देना चाहता हूँ, आप सभी की उपस्थिति में, अगर आप सभी इकट्ठे साथ आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। किस तरफ आ गए